इस बार आनन फानन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रयोगात्मक परीक्षाओं को संपन्न कराने का फैसला लिया है, जिसकी वजह से बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी काफ़ी परेशान से नज़र आ रहे हैं। इसी बीच मैंने भूगोल प्रयोगात्मक लिखित परीक्षा का एक श्रृंखला चलाई है, जिसमें पहला मॉडल पेपर हमने कल प्रस्तुत किया था वीडियो के माध्यम से। आज उसी कड़ी का ये दूसरा पार्ट है। देखिए, भूगोल के लिखित प्रयोगात्मक परीक्षा में एग्जामिनर 6 प्रश्न पूछता है और 6 में से 4 प्रश्न हल करने होते हैं, जो कि 2.5 अंक के होते हैं। तो ये दूसरा मॉडल प्रश्न पत्र है। यहाँ से बच्चों के साथ साथ एग्जामिनर को भी काफ़ी सहूलियत मिलेगी, दिशा निर्देश मिलेगा प्रश्न पत्र तैयार करने में। तो मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति, प्रवक्ता और फाउंडर ज्ञापम अर्थात ग्रामीण युवा अभ्युदय प्रोग्राम, जी हाँ, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। आईएएस जैसे देश के प्रतिष्ठित सेवाओं में जाने का अवसर मिलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और ज्ञापम चैनल से जुड़ें और हमारे ऑफलाइन बैचेज को ज्वाइन करें, जो कि हमारे सेंटर डॉक्टर कर्ण सिंह इंटर कॉलेज रहली आगरा में संचालित किया जाता है। अगर किसी कारणवश आप ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का ये मॉडल प्रश्न पत्र 2। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न लिए हैं, जैसे निम्नलिखित आंकड़ों को वर्गीकृत करके उसकी संचयी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। संचयी आवृत्ति, देखो ये कच्चा आंकड़ा ऐसे दिया जाएगा और इस कच्चे आंकड़े को वर्गीकृत करना है और फिर संचयी आवृत्ति ज्ञात करनी है। संचयी आवृत्ति, देखिए इसमें हमने 30 आंकड़े दिए हैं, 30 जो है ये डिजिट्स हैं। अब इन 30 डिजिट को वर्ग अंतराल में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। अब इसमें हमको देखना है कि मिनिमम संख्या हमारी क्या है, मिनिमम संख्या के साथ साथ में मैक्सिमम संख्या क्या है। तो मिनिमम संख्या इसमें हमको 2 दिखाई दे रही है और मैक्सिमम संख्या हमको 59 दिखाई दे रही है। तो इसलिए इसको हमने वर्ग अंतराल में विभाजित किया है, 0 से लेकर के 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60। अब 0 से लेकर 10 तक, अर्थात 0 से लेकर 10 नहीं, 0 से लेकर के 9 तक की संख्या जितनी भी होगी वो इसके अंतर्गत आएगी। तो इसमें ऐसे हमको 4 संख्या मिली, 2, 6, 4, 5, और इसको हमने टैली चिन्ह से, मिलान चिन्ह से यहाँ दर्शा दिया और इसी को हमने जब अंकों में लिख दिया तो यही आवृत्ति हो गई, ठीक है। और इसी प्रकार से 10 से 20 के ग्रुप में हमको जितनी संख्या मिली, 10 वाली संख्या इसी ग्रुप में आएगी 10 से 20 वाले वर्ग अंतराल में। तो 10, 12, 14, 18 ये हमने यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से 20 से 30 में हमको इतनी संख्या मिली, 20, 21, 23, 24, 26 ये संख्या मिली और इनको काउंट करके हमने मिलान चिन्ह से यहाँ पर दर्शा दिया। देखिए, मिलान चिन्ह में इस तरीके से दर्शाया था, अगर 5 संख्या है तो 1, 2, 3, 4 और 5वीं डायगोनल काटेंगे तो ये 5 हो जाएगी, और 6वीं है तो 7 है तो 2 लाइन बाद में खींच देंगे। इसे बोलते हैं टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह। तो इस तरीके से ये 6 अंक हमको यहाँ मिले, तो ये हमने मिलान चिन्ह से यहाँ 6 दर्शा दिया और आवृत्ति में ये 6 लिख दिया। इसी प्रकार से हमने 50 से 60 तक की संख्या यहाँ पर काउंट कर ली। अब ये सारी संख्या हमने टैली से लिख ली, मिलान चिन्ह से लिख ली और ये हमने यहाँ आवृत्ति के अंतर्गत संख्या लिख दी। अब संचयी आवृत्ति कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए। तो संचयी आवृत्ति देखिए क्या होता है। संचयी आवृत्ति जो है, जो आवृत्ति होती है सबसे पहले इस नीचे वाली, सबसे पहली वाली संख्या है, अर्थात जो नीचे वाली संख्या है ऊपर वाले की, वो जोड़ते चले जाते हैं तो उसे संचयी आवृत्ति बोलते हैं। जैसे 4 है, हमने यहाँ 4 लिख लिया, 0 से 10 के वर्ग अंतराल में हमने 4 लिख दिया, और 10 से 20 के वर्ग अंतराल में आवृत्ति में 4 है तो ये 4 प्लस हो जाएगा ऊपर वाले में, ऊपर वाले 4 में, तो ये कितना हो जाएगा 8। अब इसके बाद 20 से 30 वाले में 6 में हम जो है वो 4 में, इसमें 8 में हम 6 जोड़ देंगे तो 8 6 14 हो जाएगा। और 30 से 40 में इसी प्रकार से 14 में हम ये 6 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से 40 से 50 में हम जो है इस 20 में ये 5 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा।
और 50 से 60 में इस 25 में ये 5 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। अर्थात जो सबसे नीचे वाली संख्या आएगी संचयी आवर्ती में वो टोटल संख्या आएगी 30, और 30 संख्या ये इसको टोटल करोगे तो वो भी 30 ही आएगा इसका योग। तो ये संचयी आवर्ती इस तरीके से निकालते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है, बहुलक से आप क्या समझते हैं? बहुलक से आप क्या समझते हैं? एक स्थान की वर्षा का विवरण नीचे दिया गया है, इससे बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है बहुलक की परिभाषा दीजिए और एक आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें बहुलक की पहचान करनी है। बहुत सरल है। तो बहुलक का मतलब होता है, देखो हमने यहाँ परिभाषित किया, बहुलक का मतलब होता है जिस पदमाला में जिस संख्या की बारंबारता हो, सबसे अधिक बार जो संख्या आती हो उसे ही बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है बहुलक वो मान होता है जो पदमाला में सर्वाधिक बार आता है, अर्थात किसी आंकड़े में अधिक बारंबारता का मूल्य ही क्या है, बहुलक होता है। बहुलक देखो हमने यहाँ बहु का मतलब होता है बहुत बार, लक का मतलब होता है जो संख्या बहुत लकी हो वही बहुत बार आएगी। तो ऐसे याद कर सकते हो, बहुलक का मतलब होता है जो संख्या बहुत लकी हो वही बार बार आएगी, तो उसे बहुलक कहते हैं। अब इस आंकड़े में आप देखोगे कौन सा बहुलक है, तो इसमें आप गिन लोगे तो आपको ये मिलेगा कि 28 जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये 6 बार आया है 28। तो 28 क्या हो गया है, इस अंकमाला का 28 बहुलक हो गया। तो इस तरीके से बहुलक बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। और तीसरा प्रश्न है हमारा जो है, देखो इसमें 4 प्रश्न करने रहते हैं और हम यहाँ 6 प्रश्न हल कराएंगे, आप इनमें से कोई भी 4 प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न, निम्न आंकड़ों से लॉरेंज वक्र ज्ञात कीजिए। लॉरेंज कर्व ज्ञात करना है। लॉरेंज महोदय ने एक वक्र बनाया था जिसमें एक समान लाइन की रेखा होती, उस रेखा से जितनी दूरी जाएंगे उतनी ही असमानता दिखाई देगी आय में। आय और जो है किसी व्यक्ति की जो है आय में असमानता या समानता दर्शाने के लिए मोस्टली लॉरेंज कर्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका लॉरेंज कर्व हमको बनाना है। तो इसका लॉरेंज कर्व बनाने के लिए देखते हैं आंकड़े क्या दिया है। एक तरफ वेज दी हुई है, मजदूरी दी हुई है, और एक तरफ 2 कारखाने दिए हुए हैं। इसी की तुलना करना है ना, 2 कारखाने दिए हुए हैं, कारखाना ए और कारखाना बी, और इसमें लगे हुए मजदूरों को दिया गया है। तो कारखाना ए का जो है उसकी मजदूरी क्या है, कारखाना बी में कितने मजदूर लगे हैं, इतने मजदूरी पे, जैसे 10 रुपये के मजदूर पे कारखाना ए में 60 मजदूर लगे हैं और कारखाना बी में 150 मजदूर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये हमको प्रश्न मिल गया। अब इसको निकालने के लिए देखो हमको क्या करना पड़ता है। यहाँ पर हमने मजदूरी लिख दी, मजदूरी ये वाला पूरा टेबल उठा करके यहाँ लिख दिया, और फिर इस मजदूरी का हमने क्या निकाल लिया, संचयी मजदूरी निकाल ली। संचयी आवर्ती हमने बताया था ना कि उसमें नीचे वाली संख्या जोड़ते चले जाते हैं, नीचे वाली संख्या। तो 10 में हमने 12 जोड़ दिया, 10 तो यहाँ लिख दिया, 10 में 12 जोड़ दिया तो 22 हो गया। 22 में हमने ये 14 जोड़ दिया तो 36 हो गया। 36 में ये 16 जोड़ दिया तो 52 हो गया। 52 में ये 20 जोड़ दिया तो 72 हो गया। 72 में ये 28 जोड़ दिया तो 100 हो गया। तो ये संचयी मजदूरी हो गई। अब इस संचयी मजदूरी का हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। संचयी मजदूरी का हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज। तो परसेंटेज हमेशा 100 में निकाला जाता है। तो ये चूँकि समस्त संख्या 100 है तो 100 में 10% 10 हो जाएगा, 100 में 22% हो जाएगा। तो ये परसेंटेज भी संचयी मजदूरी के समान लिखा जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद फैक्ट्री ये जो है, फैक्ट्री ये में मजदूर जो लगे हुए हैं इनकी भी हम यहाँ पर संख्या लिख देंगे। फैक्ट्री में ये वाले मजदूर लगे हैं तो ये संख्या हमने यहाँ लिख दी। फिर इनकी हमको क्या निकालनी है, संचयी मजदूर निकालना है। संचयी हमने संचयी मजदूरी निकाली है और संचयी मजदूर भी निकालेंगे, फिर इनका भी परसेंटेज निकालेंगे। तो 60 में 80 जोड़ दिया तो 140 हो गया। 140 में 120 जोड़ दिया तो 260 हो गया। 260 में 90 जोड़ दिया तो 350 हो गया। 350 में 100 जोड़ दिया तो 450। 450 में 50 जोड़ दिया तो 500। इस तरीके से 500 क्या हो गया, मजदूर हो गए। 500 मजदूर एक कारखाने में लगे हुए हैं विभिन्न मजदूरी पर। अब इनका हम क्या निकालेंगे, इनका हम निकालेंगे परसेंटेज। इनका हम निकालेंगे तो परसेंटेज 500 में परसेंटेज निकालना है। अब 500 में जैसे 60 संचयी आवर्ती में पहला क्या है 60 मजदूर हैं, तो 60 मजदूर का 500 में हम परसेंटेज निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 60 गुणे 100 बटे 500 ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। और ये वाले शून्य कट जाएंगे, ये वाले शून्य कट जाएंगे। 5 से 60 को भाग दे देंगे तो 12 पंचे 60 तो 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 12 लिख देंगे। इसी प्रकार से सभी हमको क्या निकाल लेने हैं, परसेंटेज निकाल लेने हैं। और लास्ट में 500 में परसेंटेज निकालेंगे तो 500 जो है 500 गुणे 100 बटे 500। अब ये 500 कट गया तो 100 बचेगा। तो इस तरीके से ये
100% हो जाएगा। इसी प्रकार से बी फैक्ट्री को भी, बी फैक्ट्री वाले को भी ऐसे ही निकाल लेंगे। इसमें भी मजदूर और संचयी मजदूरी, फिर इसका परसेंटेज निकाल देंगे। अब ये निकालने के बाद में हमको खींचना है क्या, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र खींचने के लिए हम जो ये पड़ी वाली रेखा है इसको बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, मजदूरी का प्रतिशत। मजदूरी का प्रतिशत, हमको मजदूरी का प्रतिशत कहाँ मिला है, यहाँ पर मिला है, ये वाला मजदूरी का प्रतिशत मिला है। तो मजदूरी का प्रतिशत हमको कहाँ लिखना है, इस वाले अक्ष पर लिखना है। और शुरू कहाँ से करेंगे, 100 से शुरू करेंगे। यहाँ ओरिजिन 100 है और 0 तक जाएगा, 0% तक ही जाएगा। इसी प्रकार से जो लंबवत रेखा है, इस लंबवत रेखा पर हम मजदूरों का प्रतिशत लिखेंगे। भाई प्रतिशत 0 से लेकर 100 तक होता है। तो जो ओरिजिन है यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो यहाँ पर 100 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। 100 और 0 की रेखा पर पटरी रख करके एक रेखा खींच देंगे जिसको बोलेंगे लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हमको क्या निकालना है, विचलन निकालना है। हमको दोनों फैक्ट्रियों का विचलन निकालना है। तो दोनों फैक्ट्रियों का विचलन निकालने के लिए हम फैक्ट्री ए को देखेंगे, फैक्ट्री ए में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने बताया जैसा कि यहाँ पर मजदूरी प्रतिशत इधर नीचे दिया हुआ है और लंबवत में मजदूरों का प्रतिशत दिया है। तो मजदूरी प्रतिशत 10% पर कितने मजदूर लगे हैं, इसमें परसेंटेज में 12% लगे हैं। ए वाली फैक्ट्री में 10% पे कितने लगे हैं, 12%। तो 10% यहाँ हो गया, ये पटरी हम यहाँ रखेंगे और 12% कुछ यहाँ होगा, पटरी ऐसे रखेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट हमको मिल जाएगा 22% पे कितने हैं, 28%। तो 22% पे 28% हमको एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, इसको साफ ही कर देते हैं। और तीसरा हमको लेना है 36% पे 52%। 36% पे 52% यानी इधर इस तरफ जा रहे हैं तो 36 कहाँ आएगा, 30 और 40 के बीच में आएगा। और यहाँ पर 36 पे 50 कितना है, 52, 50 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ एक पॉइंट मिल गया। इसी प्रकार से 52 पे जो है 70% और 52 पे 70%, 52% मजदूरी कहाँ आएगी, 50 और 60 के बीच में क्या इधर किनारे आएगी और यहाँ पर 70, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमको 1.72 पे 80% का मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से ये 0 100 पे 100 है तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से पटरी रखेंगे, इस तरीके से इस पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमको ए फैक्ट्री का विचलन मिल जाएगा। इसी प्रकार से बी फैक्ट्री का विचलन भी इसी तरीके से ऐसे निकाल लेंगे तो ये क्या दर्शाता है, लॉरेंज वक्र। और इसी प्रकार से ये जब निकाल लेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे फैक्ट्री ए का लॉरेंज वक्र, फैक्ट्री बी का लॉरेंज वक्र। तो ये हमारा लॉरेंज वक्र तैयार हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है हमारा, सारणी में दिए गए आंकड़ों की सहायता से दंड आरेख की रचना कीजिए। ये भी बहुत सरल प्रश्न होते हैं, दंड आरेख, साधारण दंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख। तो यहाँ पर हमने सरल दंड आरेख दिया है। यहाँ पर राज्य और राज्यों की जनसंख्या दी गई है, 5 आरेख बनाने हैं। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और मध्य प्रदेश है। तो इसके लिए हम इस वाले एक्सेस पे हम राज्य लिखते हैं और इस वाले एक्सेस पे हम जनसंख्या करोड़ में लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनसंख्या, यहाँ पर हम लिख दिया जनसंख्या करोड़ में। तो यहाँ पर 20 करोड़ पे हम उत्तर प्रदेश की एक लंब जो है डाल देंगे। इसी प्रकार से भी महाराष्ट्र के लिए 11.20%, तो ये डाल देंगे। और बिहार के लिए 10.40%, तो ये लंब डाल देंगे। पश्चिम बंगाल के लिए 9.10, तो ये डाल देंगे। मध्य प्रदेश के लिए 7.2, तो ये डाल देंगे। और इसको थोड़ा इस तरीके से सजा देंगे, देखने में अच्छा लगे, और लिख देंगे ऊपर दंड आरेख। तो ये कितना आसान था, ये भी बन गया। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, पाई निम्न मानचित्र आंकड़ों को पाई आरेख अथवा चक्र आरेख, व्हील डायग्राम के माध्यम से दर्शाना है। तो भारत में गेहूं का उत्पादन, यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, ये प्रश्न आपको दिया रहेगा। आंकड़ा दिया हुआ है गेहूं का उत्पादन और इसे हमें पाई आरेख में बनाना है। पाई के लिए क्या होता है, एक सर्किल के अंदर हम जो है, अब सर्किल चूंकि कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री को हम जो है सेक्टर में बांट देते हैं। तो उस सेक्टर को जब बांट देते हैं हम 360 डिग्री के कोण, मतलब सर्किल को, तो उसमें हमको मिल जाता है जो है सेक्टर्स मिल जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये आंकड़ा दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 26 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ गेहूं का, मध्य प्रदेश में 17। तो इसको हम हल करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा निकालने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश का 26 है
तो 26 को हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कितना डिग्री आएगा, तो 26 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 360, चूँकि ये गोले का 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री को हम इस टोटल से भाग दे देंगे। कौन सा टोटल है, इसका जो उत्पादन आया है टोटल, इसको हम भाग दे देंगे 64। टोटल कितना आया, 64। तो ये काट पीट करके कितना आएगा, सब काट पीट दोगे तो ये आ जाएगा 146.25 डिग्री आएगा। क्या आएगा, डिग्री आएगा। अब ये डिग्री 146.25 डिग्री मिला। अब ये डिग्री हम इस सर्किल में एक पटरी उठाएंगे, जैसे ये सर्किल हम खींच लेंगे। पहले इसके लिए आपको प्रकार और चांदा लाने की आवश्यकता है। एक सर्किल खींच लेंगे, फिर यहाँ पर इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चांदा रखेंगे और चांदे की सहायता से हम 146.25 डिग्री का एक कोण बना देंगे। अब दूसरा इसी तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो 95.262% निकलेगा। अब यहाँ पर हम चांदा रखेंगे और यहाँ से हम निकाल लेंगे 95.62%, तो ये दूसरा मिल जाएगा मध्य प्रदेश का। पंजाब राज्य का हमको 90% मिल जाएगा, तो पंजाब राज्य के लिए यहाँ पर चांदा रखेंगे और 90% का एक कोण यहाँ बना देंगे, और जो रिमेनिंग बचेगा वो 28.13% का ये बच जाएगा। फिर इसमें हम लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका यूपी, ये हो जाएगा आपका एमपी वाला हिस्सा, ये हो जाएगा पंजाब वाला हिस्सा, ये हो जाएगा अदर वाला हिस्सा। तो इस तरीके से हमको ये क्या बन जाएगा, पाई डायग्राम का चित्र बन जाएगा। अब है छठा प्रश्न है, लास्ट है, यह है कंप्यूटर प्रणाली के दो आधारभूत अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब कंप्यूटर प्रणाली के दो आधारभूत अंग कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसको थोड़ा सा लिख देना है आपको, इस तरीके से टेबुलेशन फॉर्म में लिखना है, जिससे एग्जाम में नंबर अच्छा दे। कंप्यूटर प्रणाली के ऐसे भाग जिन्हें छूकर अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। तो इसके बहुत इकाइयाँ हैं, जैसे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, इनपुट यूनिट्स हैं जैसे कीबोर्ड वगैरह क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। आउटपुट यूनिट जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आउटपुट होते हैं। इसी प्रकार से संग्राहक इकाई होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी है, आपकी मेमोरी कार्ड है, जो हम मोबाइल वगैरह में मेमोरी चिप लगाते हैं, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर की को संचालित करने के लिए कार्यक्रमों अर्थात प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामिंग जो किया जाता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर के प्रमुख उदाहरण जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात ओएस होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे टेक्स्ट एडिटर, फाइल मैनेजर, ये सब क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको आप ऐप बोलते हो ना, कि फलाना ऐप डाउनलोड कर लो, फेसबुक का ऐप डाउनलोड कर लो, जो है टेलीग्राम का और जो है व्हाट्सअप का ऐप डाउनलोड कर लो, तो ये सब क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो है प्रश्न हमने यहाँ पर हल करा दिए। अब देखो इसका इन सारी चीज़ों का आपको पीडीएफ लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारा ज्ञापन नाम का टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया पूरा। अब देखिए हमारे जो चैनल है और हमारा जो ऑफलाइन प्रोग्राम है, हमारा चैनल ग्रामीण युवा अभ्युदय के नाम से संचालित होता है, जिसका लोगो ये है। और इस लोगो का जो ध्येय वाक्य है वो है कालातिक्रमात् काल एवं फलम पिबति, ये इसका ध्येय वाक्य है। तो इस तरीके से ये हमारा चैनल है और जो है दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।